मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज लाई साहब भी पहुंच गए, लंदन में मौलाना ताहिर कादरी साहब भी पहुंच गए, लंदन में जनरल जहीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए, और फिर वहां पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का, और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। कुछ समझ नहीं आई कहां से उनको इशारा मिला, क्या मिला, कैसे मिला, क्या हुआ। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ ने हफ्ते के रोज़ पहली दफ़ा किसी अवामी फोरम पर तकरीर की और इस खिताब में उन्होंने 2014 में DGISI ज़हीरुल इस्लाम पर इमरान खान और ताहिरुल कादरी के साथ मिलकर हुकूमत गिराने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया। नवाज शरीफ ने अदलिया की तरफ से अपनी बरतरफी पर भी तनकीद की और कहा कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि 3 जज बैठ कर वज़ीर आज़म को घर भेज दें। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजों जाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी की कबलस वक्त इस्तीफ़ों का हवाला देते हुए कहा कि इनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने मुद्दत मुलाजमत पूरी होने से कबल इस्तीफ़ा क्यों दिया और इनके खिलाफ मुबैना माली बदइंतज़ामी के लिए कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। लेकिन इस तकरीर में नवाज शरीफ ने मुल्क में सियासी क़ुव्वतों के दरमियान बातचीत के हवाले से कोई फार्मूला पेश नहीं किया। इसके अलावा पंजाब में गंदम का बहरान ताहाल बरकरार है। हुकूमत पंजाब काश्तकारों से गंदम खरीदने से इनकार कर रही है और इस हवाले से पंजाब हुकूमत का कहना है कि इसके पास गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं, इसलिए मज़ीद गंदम नहीं खरीदी जा सकती। पंजाब के किसानों ने 21 मई से हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहिरों का ऐलान किया है और कहा है कि हुकूमत गंदम स्कैंडल के ज़िम्मेदारों को गिरफ़्तार करे और किसानों से गंदम खरीदे। जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब के किसानों से गंदम खरीदने का ऐलान भी कर दिया है। सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि पंजाब के सहाफ़ी भी नए हद तक इज़्ज़त के कानून की वजह से हुकूमत से नाखुश नज़र आ रहे हैं। सहाफ़ियों का कहना है कि हुकूमत ने नए कानून के हवाले से सहाफ़ियों से कोई बामैनी बातचीत नहीं की और इस बिल के पास होने से आज़ादी इज़हार के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। जबकि 4 दिन से लापता सहाफ़ी और शायर अहमद फरहाद का ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत करते हुए सख्त रिमार्क्स दिए और कहा कि अब फैसला होगा कि मुल्क एजेंसी चलाएंगी या कानून के मुताबिक चलेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि पहले बता रहा हूँ कि इस केस के फैसले के नताइज बहुत खौफनाक होंगे। कोर्ट ने केस की समाअत कल तक मुलतवी करते हुए सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को तलब कर लिया और कहा कि अगर अहमद फरहाद बाजियाब ना हुआ तो वो पूरी कामीना को भी तलब कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट और आपने देखा कि कैसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो अहमद फरहाद के हवाले से प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी। तो उसके जवाब के अंदर आज वज़ीर कानून ने भी कुछ कहा है। वो क्या कहा है आइए आपको दिखा देते हैं। आज़म नज़ीर तार साहब किया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको। मुझे भी तकलीफ़ हुई है जिस तरह के रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं मीडिया में। मुझे अब खबर नहीं है कि जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे नेचुरली वो बड़ी रिस्पॉन्सिबली इन्हें रिपोर्ट करते हैं कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पे वजाहत के साथ कहा कि जी जो वजारत दफ़ा से रिपोर्ट आ रही है उन्होंने उन्हें इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने अपने मुतलका इदारों से पूछा है, वो कहते हैं कि वो हमारी तहवील में नहीं है। और साथ में उन्होंने कहा कि क्योंकि FIR दर्ज हो चुकी है, पुलिस को जिस तरह की मुआवनत चाहिए वफाकी हुकूमत की या पाकिस्तान के जिस हिस्से में, वो वफाकी हुकूमत प्रोवाइड करेगी और ये ज़िम्मेदारी है हमारी, ये नहीं कहते हम। लेकिन उसके बावजूद ये कहना कि जी ये मसला इस तरह से हल नहीं होगा, तफ्तीश से ये मसला हल नहीं होगा, सेक्रेटरी सारे आ जाएँ, वो नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो फिर अफवाज पाकिस्तान के जो सीनियर अफसरान हैं वो आके खड़े हों, आइन उसके बारे में बड़ी डिफरेंट उसकी तशरीह है आइन की और कानून में लिखा गया है, वो नहीं आते, वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठाएंगे और फिर पूरी काबीना को यहाँ पे बिठाएंगे। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा। तो आपने देखा कि कैसे वज़ीर कानून ने जो है जो आज की प्रोसीडिंग्स हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने उसके ऊपर बयान दिया और कहा है कि ये मुनासिब नहीं है कि इस तरह के बयानात दिए जाएं कि काबीना को जो तलब किया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने साफ बयान दिया है। इस पर भी बात करेंगे। गंदम का बहरान जो है पंजाब के अंदर उसके ऊपर भी बात करेंगे और किस तरह फिर से इस मसले के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा पंजाब हुकूमत आमने सामने खड़ी हो गई है। इस हवाले से हमने दावत दी है कमरुल इस्लाम साहब को जो मेंबर हैं कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ऑन अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो सीनियर मेंबर हैं तहरीक इंसाफ के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सेनेटर भी हैं। हमारे साथ आगा रफ़ीउल्लाह साहब हैं जो मेंबर हैं कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कमरुल इस्लाम साहब, और आप इस मसले को बखूबी जानते हैं,
अगर हम बात शुरू करें, क्योंकि आज नवाज शरीफ साहब ने भी जो है आज नहीं बल्कि कुछ दिन पहले उन्होंने बात की और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट की बात की पॉलिटिक्स के अंदर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस कियानी ने फिर से कहा कि जी क्यों लोगों को इस तरह गायब किया जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर काबीना को एक जज ना बुलाए और तलब ना करे हुक्मरानों को, तो फिर किससे पूछे कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, क्यों दिन दिहाड़े लोगों को इस तरह उठा लिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये सवाल के अंदर इसका जवाब भी मौजूद है कि ये जो इस किस्म के मामलात होते हैं, अब एक शायर हैं कि जिनका अभी पता नहीं चल रहा, तो उस पे इस हद तक मरहला नहीं होना चाहिए कि काबीना को तलब, अगर ये तलबियों का मामलात हुए तो फिर ये मामलात बहुत आगे तक जा सकते हैं। मेरा ये ख्याल है, मेरी राय भी है, ज़ाती राय ये है कि हमें इस मामलात पे इफ़हाम व तफ़हीम से और अदारों को ये मौका देना चाहिए कि वो उसको तलाश करें। कत्ता कलामी माफ़, उनकी जो बीवी है उन्होंने बाकायदा बयान दिया और उन्होंने कहा कि मुझे कॉल्स आती रही इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आप जो ये मामलात हैं इनको वापस ले लें, तो फिर आप ये पिटिशन जो है वापस ले लें और फिर हम जो है अहमद फराद साहब को हम छोड़ देंगे। तो उन्होंने ये अदालत में आके आज बात कही, उन्होंने कहा ये मुझे कहा गया था और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम इस राह से नहीं जाना चाहते, तो मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहती हूँ कि मुझे ये कहा गया था। ये बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। मैं भी उसी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जब कहीं इशारा एक तरफ हो, शकूक एक तरफ जा रहे हों और उस दौरान कोई वाक़या हो जाए तो वो बहुत इसका देयर आर एवरी चांसेस कि वो किसी और तरफ से भी हो सकता है। तो इस मामलात को एजेंसीज बिल आखिर कानून पे अमल दरामद तो कानून नाफिज करने वाले अदारों नहीं करना है, बिल आखिर कानून पे अमल दरामद IG, इंस्पेक्टर जनरल हो गया या एजेंसीज भी हो गई जो अंदरूनी नफाज पे इमदाद करती हैं। तो ऐन मुमकिन है, बहुत से मामलात ऐसे भी हुए हैं और हमने देखा कि किसी की दुश्मनी थी और वो दुश्मनी के पे शकूक दुश्मनी की तरफ गए और वारदात कोई और डाल गया। तो इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह बैरूनी ख़तरात से बिलखसूस दो चार है और बहुत से हमारे हमसाया या इवन दूर के वो ममालिक जो पाकिस्तान को इस वक्त तरक्की करते नहीं देख सकते, या जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो भी हैं। आपने देखा कि बहुत से सरकारी अफसरान का अगवा हुआ, बलोचिस्तान में हुआ, दीगर जगहों पर हुआ और उनको बड़ा लंबा टाइम लगा। अभी बात पुरानी नहीं हुई, गवर्नर साहब के, वज़ीर आज़म साहब के साहबजादे अगवा हुए थे। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें ऐन मुमकिन है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई लाजमी ऐसे ही है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि कोई ऐसा जो समाज दुश्मन अनासर हूँ वो इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए और अदारों को आपस में लड़ाने के लिए, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये इस किस्म का काम करें। ठीक है, तो ऑन अब्बास बप्पी साहब, जिस तरह के कमरुल इस्लाम साहब कह रहे हैं कि जी इस तरह के अनासर हैं जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं जो लोगों को इस तरह गायब कर देते हैं, तो कभी जो इतना बुरा जिसे कहते हैं रेप्यूटेशन दे रहे हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उन लोगों को पकड़ के अदालत के सामने पेश किया जाए कि इनको देखें, ये लोगों को दिन दिहाड़े गायब करते हैं, लोग आते हैं और कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हमें उठा के लेके चले गए, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होती हैं, मगर असल में ये होते हैं। बीबी, अब मैं वैसे कभी कभी ना खुद बड़ा परेशान होता हूँ कि हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले 1-1.5 साल से जिस किस्म के मामलात हुए, जितने लोग गायब हुए, वापसी पे वीडियो स्टेटमेंट्स आई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आई, वो सारे के सारे क्या मतलब लकी रानी सर्कस देखने गए हुए थे? मतलब इट इज़ वेरी एविडेंट कौन किसको किधर ले गया, वापसी पे पॉलिटिकल लीवरेज के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया। जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं, इसकी इत्तफाक ये देखें कि आज से 1.5 साल पहले मैंने कहीं पे इसकी नज़म जो इसने पढ़ी थी, ये मैंने नज़म कहीं से पढ़ी और मैंने सेनेट के फ्लोर पे नज़म पढ़ दी थी। हमें तो तब पता ही नहीं था कि 9 मई का वाक़या हो गया। और उस नज़म का क्या था कि इसको भी उठा लो और उसको भी उठा लो। उस नज़म के पैराए में शायद इसने नज़म कहीं दोबारा पढ़ ली की, और उससे गलती ये थी कि वो एक शायर है, जिस तरह हबीब जालिब एक शायर था, उसने अपनी शायरी में कई बात ही कर दी और बजाय सोचे समझे कि इस मुल्क में कश्मीर के तनाजुर में पड़ी थी एक्चुअली। आजाद कश्मीर के तनाजुर में एक्चुअली आज से 1.5-2 साल पुरानी नज़म है, कॉन्टेक्स्ट तो किसी को भी याद नहीं था, उसको खैर उठा के ले गए। अब जब उसकी बीवी ने कहा अभी हाल ही में जो पड़ी, ठीक है, मुझे थ्रेट्स उठा ली गई, मुझे मेरे थ्रेट दिया गया, बजाय ये कहा जाए कि हम उसको कहीं से बरामद कर देते हैं, अब उसका जो खुरा है उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है कि जी शायद मिसिंग पर्सन हो, कोई और उठा के ले गया हो, ईरान के पास लेके चला गया, अफगानिस्तान चला गया हो।
ये क्या मजाक है? अब ये जो 6 जजेस का इशू था उसमें उन्होंने क्या कहा था? फिर मजाक उड़ाया जा रहा है कि वो जो 6 जजेस ने कहा था कि हम पे बिला वजह का एक प्रेशर डाला जा रहा है, फिर उस पर भी मजाक किया जा सकता है कि वो जो लेटर था जो मुर्द इल्जाम ठहरा रहे थे जिन इदारों को, वो भी मजाक था। सो आप अगर ये समझते हैं कि आप इस तरह की बात करके चीजों को डाइवर्ट करके डाइग्रेस कर लेंगे, दिस इज नॉट ट्रू। एवरीबडी नोज कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सिर्फ एक शायर होना या शेर होने पर, मतलब एक कोई नज़म लिख देना, उस पे मतलब उठा जाना, फिर उसकी बेगम को कहना कि पिटिशन वापस ले लो, पेश कर देंगे। आई मीन दिस इज सीरियस ना, वो आउट ऑफ द माइंड, और दिमाग इसको एक्सेप्ट नहीं करता कि हम किस तरफ को जा रहे हैं। ये कौन सा मुल्क है जहां पे ना आपकी सोच की आजादी है, ना जबान की आजादी है। आपकी सारी बंदिशें कर दी जस्ट बिकॉज को आपने वही सोचना है, वही समझना है और वही बोलना है जो आपको कहा जा रहा है। अब तो हम तो चलो पाकिस्तानी आजाद एक कौम के तौर पे, यहाँ तो जजेस को आजादी नहीं कि अपने फैसलों में वो कुछ कह सके। अब जस्टिस कियानी के फैसले की बात करें, उसने क्या कहा? या बंदा पेश करो या काबीना। अगर वो काबीना या वजीर आजम से नहीं पूछेगा तो मुझसे तो नहीं पूछ सकता, मैंने तो नहीं उठा। somebody has to tell it। मतलब कल को बंदा तो मर जाए तो किसी को तो पूछना पड़ेगा। सो किसी से तो पूछना है। आगा रफ़ीउल्लाह साहब, आपकी जो पार्टी है उसने हमेशा से बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात की है। अब हमें सुनने को मिल रहा है कि जून के बजट के बाद आप वहाँ पे वजारतें भी लेंगे इस हुकूमत के अंदर। तो अगर इस तरह हालात रहे तो आप समझते हैं कि आपको ज़ेब देगा कि आप जो है वजारतें लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़ा, कहीं आपने पीटीआई तो नहीं ज्वाइन कर दी? नहीं, बिल्कुल मैंने पीटीआई ज्वाइन नहीं की, मगर जब पीटीआई हुकूमत में होती थी तो वो मेरे से पूछते थे कि आपने कहीं पीपल्स पार्टी या नून लीग तो ज्वाइन नहीं कर दी। उसके ऊपर दबा के मेरे खिलाफ ट्रोलिंग भी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खास्ता आप बाइस्ड हो रही हैं। ये तो देखे ना, ये सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना ये पीटीआई का वतीरा है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कैटेगोरिकली ही कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नॉट पार्ट ऑफ कैबिनेट। तो हम कैबिनेट के पार्ट नहीं बनने जा रहे और ना इस तरह का कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इरादा है और ना अच्छा जी ना, हाँ जी हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे। और पीपल्स पार्टी इसके बारे में कोई पीपल्स पार्टी के अंदर कोई इस तरह की बातचीत भी नहीं हो रही। अच्छा, तो ये तो आपने बड़ी खबर दे दी है कि वाकई में इस तरह की कोई भी आपके पास इस तरह की कोई तजवीज़ नहीं है या आप सोच नहीं रहे कि आपने जो काबीना है वो ज्वाइन करना है। मगर अगर रफ़ीउल्लाह साहब एक बात आप ज़रूर बताएं, जब जनरल ज़ियाउल हक का ज़माना था कैबिनेट का, अच्छा चलें, ये आपने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। मुझे ये बताइए कि जब जनरल ज़ियाउल हक का ज़माना था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान होते थे वो प्रेस क्लब्स में जाके एहतजाज करते थे, मगर आज जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला बलूचिस्तान में है तो बलूचिस्तान यकजहती कमेटी जिनके लोग जो हैं उनके वो भी मिसिंग हैं, वो भी गायब हैं, लापता अफराद में वो शुमाल होते हैं। उन्होंने जब वहाँ पे मुज़ाहरा या कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की तो प्रेस क्लब पे ताले लग गए। तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? क्या आप समझते हैं कि जो आपके वज़ीर आला है उन्होंने दुरुस्त फैसला किया? हम बोलते हैं कि हमेशा बातचीत से, हमेशा अपने लोगों के साथ बैठकर उनकी चीज़ों को समझकर आप किसी भी नतीजे में पहुँच सकते हैं। ये रद्द कर देना, कबूतर की तरह आंखें बंद कर देना या किसी को छुपा लेना या छुप जाना, इससे मसले हल नहीं होते, इससे कंफ्यूजन पैदा होती है। बुरा ना मनाइएगा, ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ कि अगर आपको वाकई में लगता है कि अच्छा नहीं किया वज़ीर आला बलूचिस्तान ने, तो फिर मुझे आपकी पार्टी की क़यादत नज़र नहीं आई उसका नोटिस लेते हुए या उसकी मज़म्मत करते हुए। मैं असल में मुनीज़ा, मैं असल में चूँकि अपने पोर्टफोलियो से ज़्यादा बड़ी बात नहीं, मेरे ख्याल से उस पर आपको बहुत जल्द मेरी नॉलेज ये है कि चेयरमैन साहब ने इसके ऊपर वज़ीर आला सिंध से कोई बातचीत हुई है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं इस पर कोई स्टेटमेंट फ़िलहाल दूँ। आपको बहुत जल्द इस हवाले से खबर मिलेगी, ऑफिशियली आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात हुई है सरफराज बुख्ती साहब से इस हवाले से? जी कि हक़ाइक़ क्या है और ये मसला क्यों है, क्योंकि हम कतन इस चीज़ की हिमायत नहीं करेंगे कि किसी की आवाज़ दबा के आप मसले हल नहीं कर सकते। आप आवाज़ उसको जब तक बड़ा बोलने नहीं स्ट्रॉन्ग देंगे, मसला हल नहीं होगा। ठीक है,
ठीक है, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आपने दे दी है और हमने एक और बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह की जानिब से देखी है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जरदारी साहब एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। वो क्या है वो आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद और अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो इस बारे में जो है वो सोचो विचार कर भी रहे हैं कि वो एडवाइज़ करें प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो इस पोजीशन में है, आईनी पोजीशन में है कि इस कज़िए को जो है ये आउट ऑफ द कोर्ट हल होना है। ये अगर आप कटहरों में लोगों को खड़ा करके इसको हल करना चाहेंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इससे जो है वो कोई बेहतर सूरत जो है वो पैदा होगी, इससे मामला और ख़राब होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आपने राना सनाउल्लाह साहब की जो एक स्टेटमेंट है वो सुनी है। कमरुल इस्लाम साहब, मुझे ये बताइए, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि कटहरों में खड़े होकर ये मसाइल हल नहीं होंगे, तो आपको नहीं लगता कि मजबूरन जो हैं वो जज साहिबान इस हद तक आ गए हैं? वो तो यहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, तो जब वो करते हैं तो उनको बहुत सारे मसाइल का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो इसके अंदर आपको नहीं लगता कि हुकूमत को ही मामलात सुलझाने की एक अपना किरदार अदा करना चाहिए बजाय कि वो किसी और की तरफदारी करें? जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा है। जो पार्लियामेंट है ओवरऑल मजलिस शूरा, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पोर्शंस हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस और द प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट का ओवरसाइट का रोल भी है और पार्लियामेंट के अपर टियर के हवाले से प्रेसिडेंट का ये किरदार कोई गैर आइनी नहीं होगा अगर वो इस चीज़ को करेंगे, इन गलत फहमियों का ख़ात्मा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत सी चीज़ें, जैसे मैंने कहा अभी ओन साहब फरमा रहे थे कि वो 1.5 साल कबल ये नज़म पड़ी थी जिस पे उन्हें उठाया गया, और ओन साहब ख़ुद वो नज़म सेनेट में पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नज़म वजह नहीं बनी, वो यही जैसे मैं इशारा कर हाल ही में उन्होंने फिर से वो नज़म पढ़ी थी, कश्मीर में जो तनाज़ा हुआ था उसके जुमरे के अंदर उन्होंने वो नज़म पढ़ी थी जिसके नतीजे के अंदर उनको उठाया गया था। वो वायरल हुई थी एक दिन पहले। अगर ये बिल्कुल ऐसे तो आपने बैन किया हुआ ना, तो इसलिए पता नहीं चलता क्या कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि वो वायरल हुई है, लेकिन नज़म वही है जो ओन साहब भी पढ़ चुके हैं और वो भी इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब बुरा ना मनाइएगा कि आप जब कहते हैं सनसनी फैलाना ज्यादा बड़ा जुर्म है, या किसी को एक इंसान को उठा लेना वो ज्यादा बड़ा जुर्म है? बिल्कुल बिल्कुल, बशर्ते के किसी कानून नाफिज करने वाले ने उठाया हो अदारे ने, तो फिर वाकई बहुत बड़ा जुर्म है। तो मैं यही तो बात कर रहा हूँ। बहरहाल इस तरह के बथेरे केसेस हैं सर, जिस तरह इदरीस खटक के केस में तो वो कहते रहे कि उन्होंने नहीं उठाया, फिर इवेंचुअली उन्होंने जाके डिफेंस मिनिस्ट्री ने उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया। कुछ ऐसे भी होंगे, जहाँ कुछ ऐसे भी होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे भी थे। देखें, क्या वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म के बेटे को एजेंसियों ने उठाया था, बाद में आपने देखा। क्या गवर्नर सलमान तासीर साहब का जब बेटे का हुआ था। सर ये तो सीरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई ना, कि यहाँ पे लोगों को उठाया जाता है, सनसनी फैलाया जाता है, और हम कहते हैं कि जी हमारी क्या बात है, हम लोग जो है दुनिया भर से हम ज्यादा यही मैं गुजारिश कर रहा हूँ डिफेंस में। यही अगर हाल ये है फिर हमारा, यही मैं वाकई में ये बिल्कुल ऐसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है। ये लम्हा फिक्रिया है कि हमारी सूरत हाल इस वक्त है कि हमारी फोर्सेस इस वक्त अंदरूनी महाज पे भी और बैरूनी पे भी लड़ रही हैं, और उस किस्म के हालात में अगर इनको साथ ये वाला सामना भी करना पड़ जाएगा तो ये वाकई लम्हा फिक्रिया होगा। अच्छा, क्या सामना करना पड़ेगा? मगर इसके ऊपर उसके ऊपर मैं ज़रा सिर्फ ऑन अब्बास भप्पी साहब मैं जाना चाहती हूँ, और ज़रा सा मैं आगा रफ़ीउल्लाह साहब से पूछना चाहती हूँ कि क्या सदर जरदारी साहब, ये जो सालसी का किरदार उनको कहा जा रहा है कि आप इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी के दरमियान जो है उसका अदा करें, वो इसके लिए तैयार भी होंगे? मुख्तसर सा आगा रफ़ीउल्लाह साहब। जी, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हर इशू पर बात करने के लिए तैयार है, हर कुर्बानी के लिए तैयार है। अभी आप रिसेंटली देख लें जो कि कश्मीर में एक इतना बर्निंग इशू था, और उसको प्रेसिडेंट साहब ने ही बुलवा के अपने लोगों को और इन सबको बुला के अल्हम्दुलिल्लाह वो रिज़ॉल्व किया है। और सदर साहब इंशाअल्लाह ताला इस टाइम राना सनाउल्लाह नहीं, इस टाइम पूरी कौम जो है वो सदर साहब की तरफ ही, प्रेसिडेंट ऑफ
पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ ही देख रहे हैं कि एक ही स्टेम शख्स है जो इस भंवर से पाकिस्तान को निकाल सकता है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब आने वाले दिनों में और बहुत ज़्यादा ऐसी आपको सरप्राइज़ मिलेंगे उनकी ज़ात से, और वो पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं जो इंशाअल्लाह। अच्छा, तो वो ये रोल अदा करने के लिए तैयार हैं। ऑन अब्बास पप्पी साहब, क्या आप समझते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ज़ुमरे में आता है कि बातचीत हो बाकायदा तौर पे इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी की? क्योंकि हम इसलिए कंफ्यूज्ड हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो दो बड़ी जमातों ने साइन की है, PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके अंदर तो वाज़े तौर पर लिखा हुआ था कि इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी को बहुत दूर रहना है सियासत से। अच्छा, वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वो इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, बट जो कुछ पिछले महीने डेढ़ से जिस तरह का मामला एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी का आपस में तनाव का चल रहा है, उसमें मुझे समझ नहीं लग रही कि जुडिशरी के साथ मामला होगा क्या। अब आज जस्टिस जहांगीरी ने एक स्टेटमेंट दी है, अगर आपने सुना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उन्होंने कहा जी जो वो इस्लामाबाद की 3 MNAs के हवाले थे, जो पटन की रिपोर्ट आपने शायद पढ़ी भी हो, उन्होंने कहा जी कि क्या आप हल्फ दे सकते हैं कि जी ये जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं ये सच्चे हैं? अब इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मैं हल्फ दे सकता हूं कि ये रिजल्ट सच्चे नहीं है। क्या मेरे ऑनरेबल कुलीग पीपल्स पार्टी या नून लीग वाले जो इस्लामाबाद से हैं, क्या वो ये हल्फ दे सकते हैं कि उनके रिजल्ट सच्चे? सो जहां जुडिशरी प्रिंसिपल स्टैंड लेती है, वहां पे अचानक उनको ना तीर पे निशान है। अब ये जो 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी या 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस, फैसल वाडा साहब की, मुस्तफा कमाल साहब की, एवरीबॉडी न्यू इट कि वो 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग, उनका वेन्यू इस्लामाबाद प्रेस क्लब से करना, उनका नैरेटिव एक ही था कि जनाब एक जज जिसकी दोहरी शौरियत है, उस जज का ऑडियो वीडियो लीक्स पे बात करना, शरिया अफरीदी पे बात करना, 6 लेटर लिखना और एंड पे फिर एक और लेटर सुप्रीम कोर्ट के। दिस ऑल क्लियर्स आपके बहुत शदीद किस्म की फ्रिक्शन है, जहां कम से कम जुडिशरी प्रिंसिपल स्टैंड ले रही है। अब जस्टिस जहांगीरी का आज का बयान एक प्रिंसिपल स्टैंड था कि क्या आप हल्फ दे सकते हैं कि आपने रिजल्ट्स चेंज किए, यानी कि पीटीआई का रिजल्ट नून लीग को दे दिया और नून लीग का पीटीआई को दे दिया। अब इफ यू वांट कि अगर ये सेटलमेंट होती है, स्टेप बैक कर जाए अपने प्रिंसिपल स्टैंड से, या वो जो 6 खत लिखे थे 6 जजेस ने, उन खत को वापस ले लेते हैं जनाब, नहीं जी ऐसा गलत था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। या जो आज हमको जितने भी मिसिंग पर्सन के हवाले से जस्टिस ने आज जो मोहसिन कियानी साहब ने नोटिस लिया, रोक देते जस्टिस कियानी साहब, आप छोड़ दें ये जो मिसिंग पर्सन है, ये जो शायर है, मतलब व्हाट डू यू रियली एक्सपेक्ट फ्रॉम द जुडिशरी टू डू व्हाट? और ऑन द अदर साइड क्या कहा जा रहा है कि जी आप थोड़े से अपने उस चीजों को जो आपका एक वैक्यूम है उस स्पेस में रहे ताकि चीजों को ब्रीदिंग स्पेस मिल सके। आई डोंट नो कि ये क्या सेटलमेंट होगी जिसमें जुडिशरी कहां जाएगी और एस्टैब्लिशमेंट का रोल क्या होगा। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक ये तो सिर्फ एक जनरल मेडिकल विजडम की बात है, सैनिटी की बात है कि हर बंदा अगर अपने अपने पैराए में आज भी खड़ा हो जाए तो चीजें ठीक हो सकती है, किसी की निगोशिएशन की सेटलमेंट की जरूरत नहीं है। सो आई एम नॉट श्योर कि जरदारी साहब क्या रोल प्ले करना चाह रहे हैं या कर सकेंगे, बट दिस इज बहुत सारे ग्रे एरियाज है मेरे ख्याल में। नहीं, ये आपने एक बहुत अहम सवाल उठाया है कि अगर जरदारी साहब एक रोल प्ले करना चाह रहे हैं या करेंगे तो वो किस पैरामीटर्स में करेंगे और उसका नतीजा क्या होगा? जजेस क्या ऐसा करें कि मामलात जो है वो हल हो जाए, या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या ऐसा करवाए जो जिससे मामलात हल हो जाए? ये एक बड़ा अहम सवाल है, इसको फिर से उठाएंगे। और जो गंदम का एक क्राइसिस बना हुआ है, कल भी जो किसान हैं उन्होंने कहा हुआ है कि हम एहतजाज करेंगे और हम मुल्क भर में एहतजाज करेंगे, इस हवाले से भी सवाल रखेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कल पंजाब के किसानों ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी हुई है और उन्होंने कहा है कि हमारे से गंदम भी ख़रीदो और जिन्होंने ये गंदम क्राइसिस पैदा किया उनको जो है अकाउंटेबल हिरासत में लो। कमर साहब, आपकी जानिब अब सवाल ये है कि इस हवाले से वज़ीर आज़म ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया, उन्होंने कमेटी बना दी, मगर जब उन्होंने कमेटी बनाई तो उसका मैंडेट बाद में बिल्कुल नैरो कर दिया गया और कहा कि जी ये कमेटी जो है ये सिर्फ इस बात की तहकीकात करेगी कि जो इंपोर्ट्स हैं वीट की वो मार्च के महीने में जो है वो क्यों आई। तो पहले तो इसका एम्बिट काफ़ी बड़ा था, तो सुखड़ के कम क्यों किया गया? वज़ीर आज़म साहब ने सिर्फ कमेटी नहीं बनाई थी, कमेटी तो इसलिए बनी थी और चीज़ें एविडेंट थी कि वो इंपोर्ट का फ़ैसला कब हुआ, कैसे हुआ, और उसकी भी ज़ाहिर अज़म्पशन यही थी कि शायद ज़रूरत ये स्ट्रेटजिक रिज़र्व गंदम का रखना मुल्क के अंदर। इससे पहले भी जब भी गंदम का बहरान पैदा हुआ है तो मीडिया पे और हर जगह जो हुकूमतों पे तनकीद की गई, डिफरेंट गवर्नमेंट्स पे, वो तनकीद क्या होती थी कि क्या हुकूमत अंधी थी,
उन्हें पता नहीं था कि वो बर वक्त इम्पोर्ट करके रखते। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हमेशा से वीट का जो मसला है स्मगलिंग का भी है। हमारे हमसाया ममालिक में बिलखुसूस अफ़गानिस्तान में हमारा एक वीट का काबिल ज़िक्र हिस्सा स्मगल होके जाता है, वहाँ रेट्स का भी फ़र्क है और वो बहुत बड़ा मुनाफा बख्श भी है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए बजा के इम्पोर्ट में गलती हुई। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जहाँ इंक्वायरी का फ़ैसला किया था वहाँ पैस्को के ज़रिए जो गंदम की ख़रीदारी होनी थी उसका टारगेट भी बढ़ाया था 50% से ज़्यादा, शायद 55% सऊदीया जाने से पहले। तो एक तो उस वैक्यूम को काफ़ी हद तक, क्योंकि प्रीडोमिनेंटली हमेशा से रवायती तौर पर पास्को ही गंदम ख़रीदारी करती रही है। जो पंजाब हुकूमत की ख़रीदारी थी ये तो बहुत बाद में शुरू हुई और वो काफ़ी हद तक सवाल आपसे ये भी है, देखिए आज अखबारों में भी ये बात छपी हुई है कि क्या वजह है कि पंजाब हुकूमत ने जब किसानों ने एहतजाज किया तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनको हिरासत में लिया गया। और दूसरी बात ये कि कमेटी का जो पैमाना था वो तो काफ़ी वसी था, फिर बाद में उसको सुकड़ के सिर्फ मार्च के महीने तक महदूद क्यों किया गया? मतलब कमेटी का जो TORs बने थे वो तो वही हैं, वो उस वक्त भी सामने आए थे और उनमें कोई ऐसी तब्दीली। अच्छा, तो सिर्फ मार्च के महीने तक महदूद नहीं है? TORs की हद तक तो मेरा ख्याल है ऐसे ही है। बाकी अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है तो मैं उससे ज़ाती तौर पे आगाह नहीं हूँ। लेकिन TORs कमेटी के जब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई तो उसी वक्त बने थे और वो तो वही थे, उनमें कोई तब्दीली ना हुई है मेरा ख्याल है, और ना मेरे इल्म में भी नहीं है और हुई भी नहीं है। TORs वही हैं कमेटी के। अच्छा, चले, ये तो आपने एक जो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कर दी। और अब्बास साहब आपकी जानिब, मुझे पता है कि आपने इसके ऊपर काफ़ी बात भी की है वीट क्राइसिस के ऊपर, मगर ये बनाया हुआ क्राइसिस तो खैर PMLN का नहीं है ना, ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट का है। केयर टेकर गवर्नमेंट को हमने कॉल भी की, हमने काकड़ साहब को कॉल की, अनवारुल हक काकड़ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनको कॉल की। उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा तो अकेले आऊँगा। फिर मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने माजरत कर ली, जो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, उनका मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। फिर कौसर अब्दुल्ला मलिक साहब जो फेडरल मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी थे, उन्होंने फ़ोन पटक दिया। तो फिर सवाल ये है कि ये क्राइसिस तो केयर टेकर ने बनाया था। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अगर आपको याद हो, ये कौसर अब्दुल्ला मलिक साहब की स्टेटमेंट मैंने सुनी थी और टीवी पे इन्होंने अपने घर पे इंटरव्यू दिया था। इन्होंने कहा था कि मैंने इस फैसले की मुखालफत की थी कि आप यूक्रेन से गंदम इंपोर्ट करें। पाकिस्तान में गंदम इंपोर्ट होती रही है। सवाल सिर्फ 3 थे। नंबर 1 कि जिस वक्त आप पाकिस्तान में गंदम इंपोर्ट कर रहे थे तो 40 लाख टन के ज़खायर थे, तो आपने यूक्रेन से गंदम क्यों मंगाई? नंबर 1। नंबर 2, आप अगर ओपन एंटिटी, यानी कि आप कह रहे थे कि जितनी दिल करे ले आप, आपने मखसूस क्यों नहीं किया भाई 5 लाख टन मंगवा लें या 10 लाख टन, तो 34 लाख टन तक आ गई। तो तीसरा सवाल यह था कि जब ये गंदम इंपोर्ट की इजाजत मिली है उसके 8 दिन के बाद यूक्रेन से नॉर्मली 25 दिन लगते हैं, 8वें दिन पहला जहाज, यानी कि 1 नवंबर को पहला जहाज कैसे पाकिस्तान लग गया था, इसके सवाल। और चौथा और आखिरी सवाल ये था कि ये जब सारा प्रोसेस चल रहा था मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर भी गंदम आई थी, तो जब ये गवर्नमेंट आ चुकी थी तो उनकी हुकूमत में भी गंदम आ रही थी। ये 4 सवाल मेनली पूछे गए थे। हम मजे की बात यह है कि उस जो फेडरल मिनिस्टर थे उन्होंने कहा जी मैंने तो इसको रोका था लेकिन मेरी रिकमेंडेशन के बावजूद अलाउ कर दिया, नंबर 1। फिर जब इनिशियल कमेटी की रिकमेंडेशन दी गई राना तनवीर साहब की अपनी जबानी, जो मेरे ऑनरेबल कुलीग नून लीग से बैठे हैं, इनकी गवर्नमेंट, उन्होंने कहा जी कि हाँ हमसे गलती हो गई थी, हमसे नहीं, निगरान सेपरेट में गलती हो गई थी, इंपोर्ट नहीं करना चाहा, बहुत बड़ी करप्शन हुई है। मेरे ख्याल में बाद में किसी ने चाबी फेरी, उन्हें कहा शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, उन्हें कहा जनाब उनको रगड़ेंगे तो मार्च अप्रैल में अपनी भी तबीयत खराब हो जाएगी। और दूसरी बात है, काकड़ साहब को या मोहसिन नकवी को रगड़ना मतलब किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है, वो जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में 80 से 85 अरब किसी शख्स ने जेब में डाला है एट द कॉस्ट ऑफ पंजाब के किसान, और आज अनफॉर्चुनेटली एक गंदम का दाना पूरे पंजाब में नहीं खरीदा गया और इस वक्त गंदम 2200 रुपए मन के हिसाब से सड़कों पर रुल रही है। सो पंजाब के किसान को बर्बाद करने में ना सिर्फ निगरान गवर्नमेंट, और इस गवर्नमेंट के पास ये मैंडेट था, आप इन्वेस्टिगेट करते, कम से कम किसी फेडरल सेक्रेटरी को नहीं, किसी छोटे से सेक्रेटरी को सैक कर देते, यानी कि बता तो देते किसने वो समरी किसने बनाई, वो अप्रूवल किसने की थी यार, कम से कम। अच्छा, ये अहम आपने बात कही है, ये अहम बात की है। आगा रफीउल्लाह साहब, आप इस हुकूमत के अंदर काबीना में तो नहीं है, मगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस तो संभाली हुई हैं। जिस तरह के ऑन अब्बास साहब कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन के नतीजे के अंदर किसी को मुस्ताफ़ी कोई होता या आप किसी को सैक तो करते। मुनीज़ा देखें, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा 2 चीज़ों की।
एक तो मैं एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमारे चेयरमैन ने ऑन रिकॉर्ड आके नेशनल असेंबली पर इस पे कैटेगोरिकली पॉलिसी स्टेटमेंट दिया था कि पंजाब में जुल्म हो रहा है। बिल्कुल दिए। पंजाब में आपको हर सूरत, बल्कि बीबी के उस ज़माने का एक रेफरेंस दिया कि आलू की काश्त ज़्यादा हुई तो आलू तक बोला लो, और उन्होंने बोला हमने फूड वालों ने कहा हमने क्या करना है, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता क्या करना है, आपने मेरे किसानों को खुशहाल करना है। जब किसान आपकी बैकबोन है तो उसको आप बैकबोन को आप डैमेज ना करें, ना कि उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारियां, ना उनके खिलाफ ये जो सब कुछ हो रहा है। इसकी तो आगे से फिर अब क्या होना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को कैसे हैंडल करना चाहिए? मैं इस मसले के हल की तरफ जा रहा हूँ ना। मैं देखें, जैसे मेरा भाई ऑन पप्पी बड़ा सीना छोड़ा करके किसी नू लीग वाले को बोलता है कि खाओ कसम, हलफ दो कि तुम्हारा इलेक्शन कैसा हुआ है, ऐसा ही मेरा भाई ऑन पप्पी हलफ दे, ऐसा ही मेरा भाई ऑन पप्पी हलफ दे कि उनको ये सारा रिकॉर्ड कहां से मिला, कौन सा रिकॉर्ड, किस शख्स ने दिया था। अच्छा काम किया था, एक अच्छा काम था जिसने भी दिया, लेकिन ये थोड़ा बताएंगे कि ये सहूलतकारी किसने की। मैं आपको अर्ज कर देता हूँ सर, 34 लाख टन जो गंदम आई रिकॉर्ड पे मौजूद है आगा साहब कि हमारे पास पाकिस्तान में यूक्रेन से 34 लाख टन आई है। जहाजों का डाटा जो कराची पोर्ट ट्रस्ट के ऊपर पहला जो जहाज लगा है 41 नवंबर को, उसका नाम है टूसॉन, उसका रिकॉर्ड इस वक्त कराची पोर्ट ट्रस्ट से आपको मिल सकता है। और जिस दिन ईसीसी ने अप्रूवल दिया है, ये सारी इंफॉर्मेशन लेते मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। मैं बोल रहा हूं मेरे भाई को वो कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने ये अपनी दुश्मनी निकालने के लिए आपको दिया, लेकिन पाकिस्तान की कौम का फायदा हुआ कि चोर एक्सपोज हो रहे हैं, कि पाकिस्तानी कौम का पैसा खाने वाले, पाकिस्तानी कौम के साथ ज्यादती करने वाले। मैं आपका शक किसके ऊपर है, किसने इनको ये इंफॉर्मेशन काम किया, आपने ये अच्छा काम किया और हिम्मत वाला काम किया, लेकिन मुझे ये पता चले कि मेरे भाई को इस दौर में कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन इतनी मदद कर रहा है इस दौर में। इस दौर कौन कर रहा है पहले आगा साहब, कौन कर रहा है? पहले जो लोग करते थे वो तो हमें पता है, आजकल कौन कर रहा है? अच्छा, वो हमारे साथ तो अब कोई भी नहीं है। चलिए, इसका जवाब तो मुझे नहीं मिलेगा। सपोर्ट तो टूट चुकी है इस टाइम। अच्छा चले, उन्होंने वाज़े तौर पे आपको बता दिया कि उनकी सपोर्ट टूट चुकी है। अब जिस तरह वो अहमद फरहाद साहब ने नज़म पढ़ी थी, तो जब भी कोई ऑपोजिशन में आता है तो अहमद फरहाद की नज़म जो है उनको पढ़नी पड़ती है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा वक्त आए कि ऑपोजिशन में जो भी आए उसको ये नज़म ना पढ़नी पड़े। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जल्द अहमद फरहाद जो हैं वो बाजियाब हो जाए। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।